जरा सोचिए, आप एक टैक्स कंसल्टेंट हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर आपके किसी क्लाइंट की एक गलती आपको सीधा जेल पहुंचा दे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये असल में हुआ है पटना में। तो चलिए आज बात करते हैं एक ट्रेडर और उसके कंसल्टेंट की, जिनकी कहानी ये बताती है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला काम भी किसी प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा जाल बन सकता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या किसी क्लाइंट का किया गया अपराध एक प्रोफेशनल के लिए सजा बन सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के दिल में है। तो आइए इस केस की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। तो शुरुआत में ना सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक तरफ था एक ट्रेडर और दूसरी तरफ उसका कंसल्टेंट। एकदम रूटीन बिजनेस जैसा हजारों जगह होता है। चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ हैं पवन कुमार, जो बिल्डिंग मटेरियल के एक ट्रेडर थे। उनका काम था अपने बिजनेस का सारा डेटा कंसल्टेंट को देना। और दूसरी तरफ थे गौतम कुमार, एक जीएसटी कंसल्टेंट। उनका काम बस उस डेटा को लेकर जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना। सुनने में तो सब कुछ एकदम सीधा साधा लगता है ना? अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम शॉर्ट में आईटीसी कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कोई भी बिजनेस अपनी खरीदारी पर जो टैक्स देता है उसे वापस क्लेम कर सकता है। इससे उसका टोटल टैक्स का बोझ कम हो जाता है। वैसे तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, लेकिन जैसा होता है ना, हर अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, और इस केस में तो इसे धोखाधड़ी का हथियार ही बना दिया गया। तो आखिर इस सीधे साधे दिखने वाले बिजनेस के पीछे चल क्या रहा था? ये कोई छोटी मोटी हेराफेरी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं पूरे 26 लाख रुपए के एक सोचे समझे फ्रॉड की, जिसने पूरे जीएसटी सिस्टम को धोखा देने की कोशिश की। जी हाँ, 26 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाया गया और फिर उसे गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर भी कर दिया गया। सोचिए, ये वो पैसा था जो सरकार के खजाने में जाना चाहिए था, लेकिन फ्रॉड करके किसी और की जेब में जा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब किया कैसे गया? इसका तरीका बहुत ही, कह सकते हैं, शातिर था। स्टेप 1, सरकार को दिखाने के लिए NIL रिटर्न फाइल कर दो। मतलब साहब, हमारा तो कोई काम धंधा ही नहीं हुआ। स्टेप 2, लेकिन पीछे पीछे उन खरीद के जाली बिल बनाओ जो असल में कभी हुई ही नहीं। और स्टेप 3, बस इन्हीं जाली बिलों के आधार पर फर्जी आईटीसी क्लेम करो और उसे आगे किसी और को ट्रांसफर कर दो। कितना चालाकी भरा प्लान था। लेकिन कहते ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जीएसटी डिपार्टमेंट की एंट्री हुई। एक रेड पड़ी और उस रेड में जो कुछ सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हुआ ये कि जैसे ही डिपार्टमेंट को इस फर्जी आईटीसी की भनक लगी, अधिकारी सीधे पहुंचे ट्रेडर पवन कुमार के ऑफिस। जाहिर है, बिजनेस उनके नाम पर था, तो सबसे पहला शक तो उन्हीं पर जाना था और वही जांच के केंद्र में थे। लेकिन यहाँ कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अधिकारियों ने सिर्फ ट्रेडर पवन कुमार को ही अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उनके साथ साथ उनके जीएसटी कंसल्टेंट गौतम कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। और बस इसी एक गिरफ्तारी ने पूरे प्रोफेशनल वर्ल्ड में जैसे एक भूचाल ला दिया। तो अब मामला पुलिस स्टेशन से निकलकर कोर्ट पहुंच चुका था, और वो भी सीधा हाई कोर्ट। अब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि कंसल्टेंट गौतम कुमार अपना बचाव कैसे करते हैं और कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। ये एक ऐसा केस बनने वाला था जो आगे के लिए एक मिसाल बन सकता था। कोर्ट में गौतम कुमार की दलील बहुत सीधी सीधी थी। उनका कहना था, देखिए, मेरा काम तो सिर्फ रिटर्न फाइल करना था। मेरा क्लाइंट जो डेटा देता था मैं उसे सिस्टम में डाल देता था। मैं तो बस इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। मुझे भला क्या पता कि वो आईटीसी असली है या नकली। मतलब उन्होंने साफ कहा कि वो तो बस एक जरिया थे। और यहाँ ही आकर मामला दिलचस्प हो गया। देखिए, एक तरफ तो कंसल्टेंट का दावा था कि मैं तो सिर्फ एक एजेंट हूँ, डेटा एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ कानून कुछ और ही कहता है। कानून के मुताबिक अगर कोई प्रोफेशनल ये साबित नहीं कर पाता कि उसने अपना काम पूरी ईमानदारी और सही नीयत से किया है, तो उसे क्लाइंट के फ्रॉड के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। तो सवाल है, हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? कोर्ट का फैसला 2 हिस्सों में आया। पहला, अच्छी खबर ये थी कि कंसल्टेंट को अग्रिम जमानत यानी कि एंटिसिपेटरी बेल मिल गई और वो रिहा हो गए। लेकिन दूसरा हिस्सा एक बहुत बड़ा झटका था। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये केस चलेगा तब तक वो बतौर जीएसटी कंसल्टेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब जेल जाने से तो बच गए, लेकिन उनका प्रोफेशन,
उनका काम ही एक तरह से बंद हो गया। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे केस से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ये हर उस प्रोफेशनल के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है कि कैसे अपने काम और अपनी आज़ादी दोनों को बचाकर रखना है। अगर इस पूरे मामले का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो ये है, सबूत, प्रूफ। बस यही आपका अकेला प्रोटेक्शन है। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि आपका इरादा सही था और आपने अपना काम सही तरीके से किया, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। बात बस इतनी सी है। तो फिर खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहली बात, अपने क्लाइंट के साथ हुई हर बातचीत, हर ईमेल, हर इंस्ट्रक्शन का एक-एक रिकॉर्ड रखिए। दूसरी, ये हमेशा याद रखिए कि अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ आप ही के ऊपर है। तीसरी, मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था, ये दलील शायद ही आपको बचा पाए। और सबसे ज़रूरी बात, ये समझ लीजिए कि दांव पर सिर्फ आपका काम नहीं, बल्कि आपका प्रोफेशनल लाइसेंस और आपकी आज़ादी दोनों लगे हैं। और आखिर में हम आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज के इस डिजिटल ज़माने में वो कौन सी लाइन है जहां एक कंसल्टेंट का काम सिर्फ डेटा फाइल करने पर ख़त्म हो जाता है, और कहां से उस डेटा को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी शुरू होती है? इस बारीक सी लाइन को पहचानना और समझना शायद आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।